तो हेलो, स्वागत है आपका न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो हमारा छठा चैप्टर शुरू होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है जनन। 6 चैप्टर शुरू होने वाला है, तो तेज़ी से हम इस चैप्टर को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, जिसके बारे में हमको पता नहीं था। हम कई कारणों के से बिजी थे। किसी बच्चे का हमने कमेंट पढ़ा, तो हम सोचे कि देखते हैं, जहाँ तक हो पाए वहाँ तक कोशिश करते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन करवा देंगे हर एक चैप्टर का। 6 है, 7, 8, 2-3 चैप्टर बचा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना 6 चैप्टर, जिसका नाम है जनन। तो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहले पेंसिल निकाल लेते हैं, बहुत दिन के बाद। देखिए, बोल रहा है कि अपने ही समान जीवों को पैदा करना सभी जीवों का एक मुख्य लक्षण है। इस गुण के द्वारा पौधे और जंतु अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा है जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। तो मेन टॉपिक पढ़िए, सीधा क्वेश्चन आता है कि जनन किसे कहते हैं। तो आपको बोलना है, लिखना है कि जिस जीव जो है जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम जनन कहते हैं। और बोल रहा है कि इस धरती पर जितने भी जीव, इधर आवाज़ कुछ आ रहा होगा, टाइम देख सकते हैं आप लोग कितना बज रहा है। अभी टाइम कितना हो रहा है, दिख रहा है टाइम? 3:16 हो रहा है सुबह के। ये सुबह का टाइम है, ठीक है। तो जीव जिस जनन किसे कहते हैं? जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। और इस धरती पर जीव का जब से विकास हुआ है तब से लगातार जनन की प्रक्रिया द्वारा ही वे अपनी सततता को बनाए रखें। यानी जीव जो है, कोई भी जीव पूछा जाए, अगर कोई ऐसे जनरली पूछे कोई भी जीव जनन क्यों करता है, क्योंकि वह अपनी संख्या को बनाए रखता है, बनाए रखना चाहता है इस पृथ्वी पर, इसलिए वो जनन करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है कि जीवों द्वारा समान संतति का सृजन। कोई भी जीव जो है उससे समान संतति का सृजन होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी जीव का बात करें, जीवों द्वारा समान संतति का सृजन, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जीव जो है वो अपने जैसे ही समान संतति का सृजन करेंगे। कोई भी जीव जो है वो अपने ही जैसे समान संतति का सृजन करेंगे, वो कोई भी जीव हो सकते हैं। तो अब है विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का क्या महत्व है कि जनन की क्रिया द्वारा जीवों की विशिष्टियाँ जो है किसी स्थान पर एकत्र होकर समिष्ट का निर्माण करते हैं, समिष्ट का निर्माण करती है। इसमें जीव की जातियाँ किसी स्थान पर अस्थायित्व कायम करती है। इसमें क्या होता है कि देखिए, विभिन्नता का महत्व क्या है कि देखिए, क्या होता है कि कई कारणों से परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे वायुमंडल, ताप, आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग जो देश है, कहीं पे ज़्यादा काले लोग रहते हैं, कहीं पे ज़्यादा गोरे लोग रहते हैं, कहीं पे सब तरह के लोग रहते हैं। तो वो सब वहाँ के कई कारणों की वजह से होते हैं। वायुमंडल वहाँ पे कहीं पे धूप ज़्यादा है, धूप ज़्यादा उगता है, या अलग अलग तरह के बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण कि ऐसा होता है। तो हम मुख्य कारण जो एग्ज़ाम में ज़रूरी है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। अब है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार कितने हैं? जनन के 2 प्रकार हैं, अलैंगिक और लैंगिक। जनन के कितने प्रकार हैं? अलैंगिक और लैंगिक 2 प्रकार हैं। आपको इसमें अंतर लिखने आना चाहिए, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए,
इसमें अलैंगिक में आपके बुक में दिया हुआ है 6-7 अंतर दिया हुआ है, इसको एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे अलैंगिक जनन के लिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु अंडाणु भाग नहीं लेते। इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस, ये टॉपिक आपको 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होते हैं वे आनुवंशिक गुणों में ठीक जनन के समान होते हैं। आनुवंशिक गुणों का बात कर रहा है तो वो ठीक अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। तो ये अलैंगिक जनन के हैं, आपको अंतर लिखने आना चाहिए। आप इसमें 6-7 पॉइंट दिया हुआ है, पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। तो उसके बाद है कि विखंडन। विखंडन क्या है? विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोश के जीव जनन करते हैं। एक कोश के जीव जो है विखंडन के द्वारा ही जनन करते हैं। जैसे द्विविखंडन। द्विविखंडन क्या है? तो वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट खंडित होकर दो का निर्माण होता है। एक विशिष्ट खंडित होकर दो का निर्माण होता है, उसे द्विविखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। द्विविखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इसका क्या है, एक कोश के जीवों में जैसे जीवाणु, पैरामेसियम, अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, यूग्लिना, ईस्ट, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और ये चित्र भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए द्विविखंडन किसे कहते हैं, परिभाषित करें उदाहरण के साथ, तो आपको लिखना है, उदाहरण लिखना है और चित्र बना देना है, ठीक है। चलिए, अब है बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या है? बहुविखंडन जिस तरह दो विखंडन था उस तरह बहुविखंडन सेम है, बस इसमें क्या है, बहुविखंडन है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट खंडित होकर अनेक विशिष्ट को उत्पत्ति करते। उसमें दो होता था, इसमें अनेक होगा, दो से ज़्यादा होगा, वही हो गया बहुविभाजन। और इसका भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है। प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ एक कोश के जीव जैसे अमीबा लिखा हुआ है, मलेरिया परजीवी क्या लिखा हुआ है, प्लेजेमोडियम दिखाई नहीं दे रहा हमको, आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ। निम्न कोटि के शैवाल के शरीर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सब आपको इतना डीप में नहीं जाना है अभी। इसमें आपको सीधा याद रखना है कि बहुविखंडन किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल याद रखना है, डेट्स इट, ठीक है। और आपको जैसे द्विविखंडन में बताया कि द्विविखंडन का एक परिभाषा याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है और चित्र बनाना है। उसी तरह बहुविखंडन में भी परिभाषा याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है और चित्र बनाना है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। अब उसके बाद आ जाता है मुकुलन। कहाँ आ जाते हैं? मुकुलन पे। तो मुकुलन क्या है? बोल रहा है मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक क्या है? अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होती है। मुकुलन में क्या होता है, ये कोई भी जीव जो है जैसे एक कोश के जीवों में मुकुलन होता है, तो एक कोश के जीवों में मुकुलन कैसे होगा? तो उसमें क्या होता है कि जैसे ईस्ट का अगर हम बात करते हैं, तो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ईस्ट का हम बात करते हैं तो ईस्ट में क्या होता है कि ये जो ईस्ट है इसमें मुकुलन हुआ जैसे ये, तो ये इसके शरीर पे वृद्धि करेगा और जैसा ये है उसी तरह का ये एक नया बन जाएगा इसके शरीर पे और ये टूट के अपने अलग हो जाएगा, वो नया हो गया, मुकुलन हो गया, ठीक है। यही लिखा हुआ होगा, देखिए एक बार पढ़ लीजिए। क्या बोला है कि एक कोश के जीव जैसे ईस्ट में सर्वप्रथम शरीर या कोशिका के ऊपर किसी भी भाग से या किसी भाग से एक या एक से ज़्यादा कंदरूपी उभार निकलता है, इस उभार को मुकुलन या बड कहते हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इसके साथ केंद्रक विभाजन होकर दो केंद्रिका का निर्माण करता है, जिनमें एक केंद्रक मुकुलन में पहुंच जाता है और केंद्र युक्त मुकुलन जनक के शरीर से विलग मतलब अलग होकर
नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। यह अपने में परिपूर्ण होता है तथा बिल्कुल स्वतंत्र होकर जीवन यापन करता है। देख लिए, वही लिखा हुआ, ठीक है। अब जैसे कि आपने इसमें पढ़ा कि ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, तो बहुकोशिकीय जीवों में भी मुकुलन होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में जैसे हाइड्रा, स्पंज एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। अब है ये देखिए, उसी तरह मुकुलन होगा इसमें भी। अपखंडन या पूर्ण जनन, अपखंडन या पूर्ण जनन में क्या होता है कि इसमें आप प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से अगर इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, तो अगर 2 टुकड़ा कर दिए तो फिर से वो 2 टुकड़ा नया अपने में विकसित हो जाएगा नया। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम जैसे इसमें इस प्रकार के जनन में जीव का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़े में खंडित हो जाता है और तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों को विकसित कर लेता है। जैसे अगर हम ये कुछ बना देते हैं, अगर यहाँ से हम इसको काट दिए तो मान लीजिए इसका हाथ एक यहाँ, 2 हाथ नीचे आ गया, ये ऊपर वाला इसको हाथ नहीं था, नहीं मिला, ये दोनों भाग कट गया इसका, तो ये क्या होगा फिर पता है, ये भी अपना हाथ अपने बना लेगा, पैर बना लेगा, ये अपना मुंह बना लेगा, यानी जो भाग इसका कट जाएगा वो भाग ये फिर से बना लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा एनर्जी कम लग रहा होगा क्योंकि कितना टाइम हो रहा है देखो, चलिए नहीं दिखेगा, दिख रहा होगा तो देख लेना। 3:26 सुबह का और अभी तक जगे हुए हैं। याद आया आप लोगों का क्लास के बारे में, अभी पढ़े कमेंट तो हम क्लास लिए। चलिए ठीक है, अब है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन ही था ना। बीजाणु जनन में आते हैं। बीजाणु जनन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणु धानियां का निर्माण होता है। बीजाणु जनन में क्या होता है कि निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु जो होता है, बीजाणु का निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि द्वारा होता है। इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि सामान्यतः बीजाणु धानियां का निर्माण होता है, बीजाणु धानियां का निर्माण होता है और इसके भीतर अनेक छोटी छोटी गोल तरह की रचनाएं होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, और इंग्लिश में स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। और बीजाणु धानी के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होता है जो इन्हें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके अंदर नमी की कमी यानी नमी की कमी, देखिए यहाँ लिखा है नमी की कमी, सूख, उच्च तापमान, उच्च अम्लता या उच्च क्षारीयता आदि वातावरण में मौजूद रहना, प्रतिकूल परिस्थिति मतलब जैसा माहौल इसको चाहिए वैसा माहौल बनाए रखता है। ठीक है, सीधा समझिए। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है पौधों में कायिक प्रबंधन। पौधों में कायिक प्रबंधन, तो क्या बोल रहा है, पौधों में कायिक प्रबंधन बोल रहा है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग, कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, ये सब पहले ही पता आप लोग को पढ़ा दिया गया है, जड़, तना, पत्ती आदि उससे विलग और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। समझे, जड़ से भी, तना से भी, पत्ती से भी, आप लोगों को ये सब बात पता होगा, क्लास में हम बताए हैं, भूल गए होंगे तो वो अलग बात है। अगर जो नहीं भूले हैं वो कमेंट कर सकते नीचे कि हम नहीं भूले हैं सर। बोल रहा है कि इसके द्वारा बनने वाले पौधे अपने जनक के अनुरूप होते हैं एवं जनक से विलग होने के बाद अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर जीवन यापन करते हैं। जंतुओं की विरित एकल पौधे में जनन की यह सबसे सरल विधि है। इस तरह का कायिक प्रबंधन ऑर्किड, अंगूर, गुलाब एवं
सजावटी पौधे में सामान्यतः होता है। जैसे गुलाब का देखिए, तो गुलाब का डंटी लगा देते हैं, उसका तना जो होता है, डंटी बोल रहे हैं, तना जो होता है उसको हम लगा देते हैं तो वो नया पौधा बन जाता है, हो जाता है कि नहीं। उसी तरह जड़ भी लगाते हैं, तना भी लगाते हैं, पत्ते भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब पिछले ही चैप्टर में इसकी चर्चा हो चुकी है। अगर किसी को जानना है तो आप जाके इससे पहले वाला क्लास कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये कार्यकलाप है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं उत्तक संवर्धन। आज ही कर दिया जाए कि कल कर दिया जाए? उत्तक संवर्धन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उत्तक संवर्धन बोल रहा है, इस प्रकार के कृत्रिम कायिक प्रबंधन में स्वास्थ्य वांछित पौधे से उत्तक एक छोटा टुकड़ा काटकर ले लिया जाता है। इसे किसी बर्तन में रखे पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। उपयुक्त तापमान, आर्द्रता एवं अन्य अनुकूल स्थितियों में उत्तक का यह टुकड़ा एक असंगठित पिंड बन जाता है जिसे केल्स कहते हैं। इस केल्स का इस्तेमाल भावी विभाजन हेतु किया जाता है। केल्स के एक छोटे भाग को पृथक कर अन्य हार्मोन युक्त माध्यम से रखा जाता है। यहाँ विकसित एवं विभेदित होकर पादप बनते हैं। इन पादपों को जमीन या गमले में प्रतिरोपित कर दिया जाता है, जहाँ यह विकसित होकर स्वतंत्र वयस्क पौधे बनते हैं जो अपने जनक पौधे के ही समान होते हैं। इस तरह उत्तक संवर्धन कायिक जनन का एक आधुनिक तरीका है। इस विधि में अनेक पौधे जैसे गुलादाउदी, शतावरी, ऑर्किड आदि में नए पौधे पैदा किए जाते हैं। तो बोल रहा है कि उत्तक संवर्धन क्या करता है कि हम क्या करते हैं, इस प्रकार में क्या करते हैं, कृत्रिम विधि से कायिक प्रबंधन में कृत्रिम विधि से क्या करते हैं, हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं पौधे से। उत्तक का एक क्या करते हैं, छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और उसे किसी पोषक पदार्थ से भरा हुआ घोल में, मिला हुआ घोल में बर्तन में रख देते हैं, उसी में वह विकसित करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आदि में नए पौधे पैदा किए जाते हैं। उसी तरह से उत्तक प्रबंधन, जैसे हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि कर रहा है तो उसमें भी उत्तक वृद्धि करता है और वो बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। ठीक है, सारा जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए उसको देते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस विधि से तैयार किए गए पौधे को एक पूर्वजक या कोलोन कहते हैं। इनमें वांछित गुणों का ह्रास नहीं होता है। इसमें जो गुण पहले था उसमें वो गुण रहेगा, कोई भी गुण खत्म नहीं होगा। अब है लैंगिक जनन। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद आगे देख लेंगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए और इसी तरह हमको याद दिलाते रहिए। ठीक है, और आगे किस तरह का क्लास करना है ये भी बताइए और मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में।